क्लास 10 सीबीएसई डे 5। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग इन एआई। एआई में जो एआई का मॉडल होता है वो कितने तरीके से सीखता है, दैट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो मॉडलिंग मॉडलिंग में पर्पस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स इनटू रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग अप्रोच। तो मॉडल को हम दो क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, एक होता है रूल बेस्ड, दूसरा लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड जहाँ पे रूल्स हम पहले से ही दे देते हैं कि अगर ऐसा इनपुट होगा तो उसका ये आउटपुट होगा। डिसीजन मेकिंग के बाद, लॉजिकल डिसीजन लेने के बाद वो मॉडल आउटपुट देता है जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। से इन जनरल देर आर टू अप्रोचेस। तो जनरली दो अप्रोचेस होते हैं जो रिसर्चर्स ने लगाया है एआई मॉडल के लिए। दे आइदर टेक अ रूल बेस्ड अप्रोच और लर्निंग अप्रोच। अ रूल बेस्ड अप्रोच इज जनरली बेस्ड ऑन द डाटा एंड रूल्स फेड टू द मशीन। तो जो रूल बेस्ड अप्रोच होता है वो किस पे आधारित होता है? जो डाटा और रूल मशीन को पहले से ही दे दिए गए हैं। वेयर द मशीन रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। जहाँ पे मशीन रिएक्ट करता है कि जैसा उसको इनपुट होगा उसी हिसाब से वो रूल्स के आधार पे वो आउटपुट देगा। अंडर लर्निंग अप्रोच द मशीन इज फेड विद डाटा एंड द डिजायर्ड आउटपुट टू विच द मशीन डिजाइंस इट्स ओन एल्गोरिथम। लेकिन लर्निंग बेस्ड में ये ध्यान में रखना है कि मशीन को डाटा दिया जाता है और हमें क्या आउटपुट चाहिए वो भी बताया जाता है कि ये डाटा दे रहे हैं और इसका आउटपुट ये होना चाहिए। तो उस डाटा और उस डाटा से आउटपुट को लाने के लिए मशीन को क्या करना होता है? अपना एल्गोरिदम वो खुद क्रिएट करता है, यानी कि वो खुद सीखता है कि कैसे वो आउटपुट लाए, दैट इज और सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे मशीन अपना रूल खुद बनाता है ताकि जो डाटा दिया जा रहा है और जो आउटपुट आ रहा है उन दोनों के बीच में मैचिंग हो सके। और ये मैचिंग कौन कराएगा? ये सेट ऑफ रूल्स करेगा जो कि इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये फ़र्क होता है रूल बेस्ड अप्रोच में और लर्निंग बेस्ड अप्रोच में। तो एआई मॉडलिंग रिफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम्स। तो एआई मॉडलिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से एल्गोरिदम को डेवलप किया जाए। एल्गोरिदम यानी कि सेट ऑफ रूल्स, लॉजिक, जिससे प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट देगा। ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स विच कैन बी ट्रेन्ड टू गेट इंटेलिजेंट आउटपुट्स। और एआई जो हमें आउटपुट देता है हम उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट आउटपुट्स। इंटेलिजेंट यानी कि जो बुद्धि से निकाला गया आउटपुट है। दैट इज राइटिंग कोड्स टू मेक अ मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो इसमें एआई मॉडलिंग में क्या किया जाता है कि ऐसे कोड लिखे जाते हैं ताकि मशीन जो है वो इंटेलिजेंट बन सके। एआई मॉडल्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, लर्निंग बेस्ड, रूल बेस्ड। रूल बेस्ड तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि रूल बेस्ड में रूल्स पहले से डिफाइन होते हैं। और लर्निंग बेस्ड में फिर दो सब कैटेगरीज होती है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग को जब हम ट्रेन करते हैं उसके लिए तीन कैटेगरीज यूज़ की जाती है, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और डीप लर्निंग जो होता है वो उसके दो सब अभी कैटेगरीज ले सकते हैं जो अभी हम लोग से इसमें पढ़ेंगे। एक है एएनएन और दूसरा है सीएनएन। सीएनएन यूज़ होता है इमेजेस रिकॉग्निशन करने के लिए और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच रिफर्स टू द एआई मॉडलिंग वेयर द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डाटा आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द डेवलपर। तो रूल बेस में जो रिलेशन होता है वो डेवलपर के द्वारा पहले से होता है, यानी कि उस प्रोग्राम होता है वो पहले से ही लिखा होता है। इसमें हम रूल्स देते हैं और डाटा देते हैं और फिर सिस्टम हमें आंसर देता है। द मशीन फॉलोज द रूल्स और इंस्ट्रक्शन मेंशन बाय द डेवलपर एंड परफॉर्म्स इट्स टास्क अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मशीन जो होता है वो जो रूल दिया गया है उसी रूल को फॉलो करता है और उसी हिसाब से हमें टास्क करके देता है। रूल बेस्ड चैटबॉट्स आर कॉमनली यूज्ड ऑन वेबसाइट्स टू आंसर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो रूल बेस्ड चैटबॉट वेबसाइट में यूज़ होते हैं जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस पहले से पड़े रहते हैं, आप क्लिक करते हैं और उसका आंसर भी पहले से फेड होता है और वो भी आपको दिखाता है और वो आपको बेसिक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कि ऐसा एक सिनेरियो जिसमें क्लोथिंग वेबसाइट है और उसका चैटबॉट जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। चैटबॉट की स्पेलिंग CHAT होती है, वहाँ पे टी नहीं लगा हुआ है। दो जगह पर मैंने करेक्शन कर दिया है लेकिन वो CBSE के PDF में ही ऐसी गलती आ गई है। तो आंसर क्वेश्चंस अबाउट ऑर्डर ट्रैकिंग, तो वो आपको आंसर करेगा, ऑर्डर आपने दिया उसको ट्रैक करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो चैटबॉट को डाटा कितनी ज़रूरत है? तो ऐसे चैटबॉट को ज़्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट डजंट रिक्वायर अ मैसिव डाटा सेट फॉर ट्रेनिंग, इट रिलाइज ऑन अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन। तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि पहले से ही जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं और उसके आंसर भी, और उसमें आंसर भी पहले से ही फीडेड है। सो रूल्स, अब जो रूल्स के बारे में क्या कहेंगे? द चैटबॉट यूजेज अ डिसीजन ट्री अप्रोच विथ क्लियरली डिफाइंड रूल्स टू अंडरस्टैंड यूजर क्वेरीज एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज। तो ऐसे चैटबॉट को डिसीजन ट्री का अप्रोच होता है। डिसीजन ट्री एक वैसा अप्रोच है जिसमें अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लेफ्ट साइड के जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो राइट साइड के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो डिसीजन ट्री मतलब होता है पहले से ही
सब स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है कि अगर कंडीशन एक चेक होगा, कंडीशन चेक होने पे उसको क्या फैसला लेना है। हेयर्स अ सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दिया गया है। रूल वन, इफ द यूजर्स मैसेज कंटेंट्स कीवर्ड लाइक ट्रैक ऑर्डर, कि अगर यूजर के मैसेज में ये वर्ड आ रहा है ट्रैक ऑर्डर, शिपमेंट स्टेटस और डिलीवरी, प्रोसीड टू ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शन, तो अगर ये सब वर्ड उसको मिल जा रहा है उसके सेंटेंस में, तो ये ट्रैकिंग ऑप्शन में आगे बढ़ जाएगा। अंडर ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शन, अब अगर अंडर ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर चला जाता है तो फिर वहाँ पे देखेगा कि अब यूज़र ने क्या पूछा है। इफ़ द यूज़र आस्क फॉर देयर ऑर्डर नंबर, प्रॉम्प्ट देम टू एंटर इट, तो अगर यूज़र अपने ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है तो सबसे पहले ये चैटबॉट कहेगा कि अपना ऑर्डर नंबर एंटर करो। इफ़ द यूज़र एंटर्स अ वैलिड ऑर्डर नंबर, तो अगर यूज़र ने अगर सही ऑर्डर नंबर इनपुट कर दिया तो रिट्रीव द ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड डिस्प्ले इट, तो जो भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर है चैटबॉट उसको निकाल के यूज़र को दिखा देगा। और अगर यूज़र ने इनवैलिड ऑर्डर नंबर इनपुट किया है तो प्रोवाइड एन एरर मैसेज एंड आस्क देम टू रीएंटर इट, तो उस केस में एक एरर मैसेज आएगा कि इनवैलिड ऑर्डर नंबर, और वो फिर से दोबारा इनपुट कराएगा। रूल थ्री, इफ द यूजर्स मैसेज डज नॉट मैच एनी डिफाइंड रूल, तो अगर यूज़र ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि अभी तक कोई उसके रूल बुक में नहीं है, तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा, ऑफर अ मैसेज लाइक सॉरी आई कांट हेल्प यू विद दैट, परहैप्स यू कैन ट्राई सर्चिंग आवर FAQs और कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, तो इस केस में कहेगा कि ये क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है नहीं, तो आप कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड, इंटरेक्शन, कि कैसे किस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन होता है चैटबॉट और यूज़र के बीच में। व्हेन अ यूज़र चैट विद अ बॉट, their message is analyzed based on the defined rules. The chatbot responds with a pre-written answer or prompts the user for additional information depending on the scenario. तो इस केस में पहले से ही प्री डिफाइंड सब चीज़ें लिखी हुई है और उसी आधार पे आपस में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होता है। इसका ड्रॉबैक जरूर पूछा जाएगा, अगर रूल बेस्ड अगर आता है तो पूछा जाता है कि ड्रॉबैक क्या है। और ड्रॉबैक फीचर फॉर दिस अप्रोच इज दैट द लर्निंग इज स्टैटिक। इस केस में लर्निंग जो होता है स्टैटिक होता है, यानी कि वो एक ही जगह पर रुका होता है, वो डायनेमिक नहीं है, वो चेंज नहीं होता। The machine once trained does not take into consideration any changes made in the original training data set. तो एक बार अगर मशीन ट्रेन हो जाता है तो फिर जो उसका ट्रेनिंग का डाटा सेट में अगर कोई चेंजेस भी आता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लर्निंग सेम रहती है। दैट इज, इफ यू आर ट्राई टेस्टिंग द मशीन ऑन अ डाटा सेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स एंड डाटा यू फेड इट एट द ट्रेनिंग स्टेज, द मशीन विल फेल एंड विल नॉट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। तो अगर आपने जिस डाटा से आपने उसको ट्रेनिंग दिया था, अगर उसके अलावा कोई दूसरे डाटा से अगर आपने क्वेश्चन पूछा या कोई नया क्वेश्चन उसके सामने आ गया तो वो फेल हो जाएगा और अपनी मिस्टेक से वो सीखेगा भी नहीं। वंस ट्रेन्ड द मॉडल कैन नॉट इम्प्रोवाइज इटसेल्फ। एक बार मशीन अगर ट्रेन हो जाती है तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, बदल नहीं पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, चाहे उसको जितना भी फीडबैक दें कि तुमने गलत यहाँ पे आंसर दिया है। Thus, machine learning gets introduced as an extension to this, as in that case, the machine adapts to change in data and rules and follow the updated path only. तो इसलिए मशीन लर्निंग को एक एक्सटेंशन दिया जा रहा है ये जो रूल बेस्ड अप्रोच के ऊपर, ताकि अब हमारा जो मशीन है वो सीख भी सके और वो एडेप्ट मतलब होता है अपने आप को ढाल सके जो नए परिवर्तन उसके साथ हो रहे हैं या उसके आसपास हो रहे हैं। Adapts to change in data and the rules and follow the updated path only, while a rule based model does what it has been taught once. तो रूल बेस्ड मॉडल वही करता है जो उसको एक बार सिखा दिया गया है। अब आते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। A learning based approach is a method where a computer learns how to do something by looking at examples or getting feedback. तो मशीन कैसे सीखता है, वो एग्जाम्पल से सीखता है या जो उसको फीडबैक मिलता है, कि फीडबैक मतलब होता है कि अगर सिस्टम ने कुछ गलत आंसर दिया तो लोग उसको डिसलाइक करेंगे, तो ये फीडबैक है। सिमिलर टू हाउ वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो जैसे कि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं वैसे ही मशीन डाटा से सीखता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर अ टास्क, एक्सप्लिसिटली मतलब कि अलग से, इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर अ टास्क, कि ऐसे मशीन लर्निंग सिस्टम को अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है हर सिचुएशन के लिए। The computer learns to perform it by analyzing data and finding patterns or rules on its own. कंप्यूटर कैसे सीखता है, वो डाटा को एनालाइज करता है और वो फाइंड करता है पैटर्न्स, वो पैटर्न ढूंढता है, रूल्स, और अपने आप रूल ढूंढ के डाटा में से आंसर तक पहुंचता है। तो इसका देखिए आप डायग्राम में देखिए, इसको डाटा और आंसर दिया जाता है और मशीन लर्निंग अप्रोच के थ्रू वो अपना रूल खुद क्रिएट करता है। तो दिस इज मशीन लर्निंग अप्रोच, जिसमें वो अपना रूल खुद बनाएगा और एक बार रूल बन गया तो फिर उस रूल का यूज़ करके जब हम उसको डाटा देंगे तो वो हमें आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल,
सपोज यू हैव अ डाटा सेट ऑफ 1000 इमेजेस ऑफ रैंडम स्ट्रे डॉग्स। तो अगर आपने 1000 इमेजेस आपने दे दिए, अलग अलग सब रैंडम स्ट्रे डॉग्स हैं, इसमें कोई एक ही जाति के नहीं है, of your area. Now you do not have any clue as to what trend is being followed in the data set as you don't know their breed. तो क्योंकि आपने एक रैंडम फोटो दिया तो आपको खुद नहीं पता कि इनकी कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, तो आपको नहीं पता है, लेकिन एआई सिस्टम उसमें कोई ना कोई पैटर्न ढूंढेगा, और ये पैटर्न हो सकता है या कलर के आधार पे। सो दस यू वुड पुट दिस इनटू अ लर्निंग अप्रोच बेस्ड। तो जब आप इसको लर्निंग अप्रोच बेस्ड एआई मशीन को आप देंगे, एंड द मशीन वुड कम अप विथ वेरियस पैटर्न, तो वो अपने हिसाब से जो जो उसको पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो बहुत तेज़ी से अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बहुत तरीके के पैटर्न ढूंढ के निकाल सकता है, जितना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग 2 या 3 कैटेगरी तक हम लोग सीमित रहते हैं। एंड द मशीन वुड कम अप विथ वेरियस पैटर्न इट हैज़ ऑब्जर्व इन द फीचर्स ऑफ दिस 1000 इमेजेस। तो 1000 इमेजेस में उसको जो अलग अलग पैटर्न दिख रहा है, वो उसको ऑब्जर्व करके पैटर्न्स बनाएगा। इट माइट क्लस्टर द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो वो हो सकता है कि वो कलर के आधार पे ग्रुपिंग कर दे, एक साथ इकट्ठा कर दे 1000 इमेजेस को, या साइज़ के आधार पे, या उनके जो बाल हैं, फर स्टाइल, तो उनके आधार पे वो अलग अलग कैटेगरी कर दे। इट माइट ऑल्सो कम अप विथ सम वेरी अनयूजुअल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, कि वो कुछ ऐसा अनयूजुअल पैटर्न ढूंढे कि जो कि हमने कभी सोचा ही ना हो, विच यू माइट नॉट हैव इवन थॉट ऑफ। अ लर्निंग बेस्ड स्पैम ईमेल फिल्टर यूटिलाइजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो जो स्पैम ईमेल फिल्टर होता है, जो बताता है ईमेल में जब हमारे स्पैम मेल्स आते हैं, कमर्शियल मेल्स आते हैं, तो इनको स्पैम बोलते हैं। तो इनको अलग करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, लर्निंग बेस्ड स्पैम ईमेल फिल्टर, तो ये क्या यूज़ करता है? इट यूजेस एल्गोरिथम्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट ईमेल्स एंड अनसॉलिसिटेड कमर्शियल और मैलिशियस ईमेल्स। तो ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके जो वैलिड ईमेल होते हैं उसको अलग करता है, जो कमर्शियल मेल या मैलिशियस ईमेल, मैलिशियस मीन्स जो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने या शरारत करने के उद्देश्य से जो ईमेल बनाए गए हैं। यहाँ पे जो लर्निंग बेस्ड फिल्टर होता है, वो हर ईमेल के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाता रहता है, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम लेबल डाटा सेट्स ऑफ ईमेल। तो वो कैसे बढ़ाता है? ये जो डाटा सेट होता है, जो ईमेल होता है, उसको पढ़ता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो समझने की कोशिश करता है कि ये स्पैम होगा कि नहीं होगा। और अगर वो कभी गलती से स्पैम को इनबॉक्स में डाल देता है, तो यूज़र उसको क्लिक करके स्पैम में भेजता है, तो फिर वो इससे सीखता है, और हर ईमेल के साथ इसकी लर्निंग बेटर होती रहती है और इसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। और जब बढ़ जाएगा तो आगे चल के ये स्पैम को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा, और कौन सा इंपॉर्टेंट मेल है, कौन सा स्पैम है, उसके आधार पे ये क्लासीफाई करेगा। तो इस सिस्टम को पहले ईमेल के डाटा सेट से ट्रेन किया जाता है, और जिसमें 80% का जो डाटा सेट होता है उसको ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं, और 20% का यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। और जब वो सही से ट्रेन हो जाता है तो क्लासिफिकेशन ये कर पाता है कि जो मेल उसको मिल रहा है वो स्पैम है कि इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझा पाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो होता है, ये सुपरवाइज लर्निंग का हिस्सा है, उसका एक कैटेगरी होती है। कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल, की जो मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल है उसकी कौन सी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरी होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग सबसे क्विक तरीका होता है मशीन को ट्रेन करने का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अनसुपरवाइज में, और रीइंफोर्समेंट में सबसे ज़्यादा। सुपरवाइज लर्निंग, इन अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल द डाटा सेट विच इज़ फेड टू द मशीन। तो इस मॉडल में जो डाटा मशीन को दिया जाता है ट्रेनिंग करते वक्त इज़ लेबल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि यहाँ पे डाटा सेट जो होता है वो लेबल डाटा सेट होता है। लेबल्ड मतलब होता है कि जो डाटा हम दे रहे हैं, हम उसकी कैटेगरी बता के दे रहे हैं कि हम जो तुम्हें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ये कैटेगरी है। जैसे अगर फ्रूट्स दे रहे हैं तो हम बता के दे रहे हैं कि इस फ्रूट को क्या बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डाटा सेट इज नोन टू द पर्सन हु इज ट्रेनिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो ट्रेनर होता है उसको पता होता है जो वो डाटा सेट दे रहा है वो एक्चुअली में क्या है। ओनली देन ही शी इज एबल टू लेबल द डाटा, और जब उसको पता होगा तभी वो डाटा को लेबल प्रोवाइड कर पाएगा। अ लेबल इज सम इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड एज अ टैग। तो लेबल इंफॉर्मेशन होता है जो टैग की तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स गेट ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दे सिक्योर इन एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट को जब हम मार्क्स के आधार पर ग्रेड देते हैं, तो ए बी सी डी जो ग्रेड होता है ये बताता है कि ए का रेंज क्या है, या अगर कोई मार्क्स की रेंज आ रही तो उसको कैटेगरी बी दी गई है तो कैटेगरी हो गई। तो टीचर को पता होगा तभी वो लेवल दे पाएगा। These grades are labels which categorize the students according to their marks. Next line, supervised learning indicates having a supervisor as a teacher. तो supervised learning ये बताता है कि उस
मशीन का या उस मॉडल का कोई जो टीचर है, जो ट्रेनर है, वो सुपरवाइज़र एक सुपरवाइज़र है और जो उसको पूरी तरीके से टेस्ट भी कर रहा है और पढ़ा भी रहा है और टेस्ट भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैथ टीचर टीचर्स द क्लास बाय मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न यूजिंग अ लॉट ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल। तो जैसे मैथ्स टीचर है, वो पहले बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल देता है बच्चों को करने के लिए, तो बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं। एंड देन टेस्ट द नॉलेज गेन बाय गिविंग द क्लास प्रॉब्लम्स टू सॉल्व ऑन देयर ओन। और फिर टेस्ट देते हैं, और जब टेस्ट देते हैं तो स्टूडेंट को आंसर नहीं बताया जाता है, बल्कि आंसर टीचर को पता होता है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे मॉडल को रख के देखिए कि जैसे ही मॉडल गलत आंसर देगा, जो टीचर है, जो ट्रेनर है, वो तुरंत बताएगा कि आंसर गलत है और इसका आंसर ये होगा। तो फिर मॉडल फिर से अपने आप को उसको ठीक करता है। Similarly, supervised learning is when you make the machine learn by teaching और training the machine using labeled data। तो supervised learning बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट की तरीके से होता है, जिसमें टीचर को सब आंसर पता है और वो सिस्टम को सिखा रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? बिल्ड अ मॉडल टू प्रेडिक्ट द कॉइन बेस्ड ऑन इट्स वेट। एक ऐसा मॉडल बनाना है जो ये प्रेडिक्ट करेगा कि जो कॉइन है वो किस कंट्री का है, या वो कॉइन कौन सा कॉइन, उसका नाम क्या है, उसके वेट के आधार पे। Assume that we have different currency coins, data set having different weights। तो हमारे पास अलग अलग करेंसी कॉइन्स हैं और उनके वेट अलग अलग है। 1 euro वेट्स 5 ग्राम्स, 1 dirham वेट्स 7 ग्राम्स, 1 dollar वेट्स 3 ग्राम्स, 1 rupee वेट्स 4 ग्राम्स एंड सो ऑन। तो इसमें जो फीचर है, जो इस डाटा में से जिस डाटा के आधार पे उसको क्लासीफाई किया जाएगा, उसको बोलते हैं फीचर। तो जो फीचर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है वेट, और इसकी लेवल क्या है? दैट इज करेंसी। So, if a model is trained in tagging the features, that is the weights of the coin with the targets, that is currency, the trained model can be further be used to identify a coin based on its weight। तो अब जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है, तो मॉडल को क्या करते हैं, अलग अलग वेट के कॉइन देंगे और उस कॉइन के साथ उसके नेम या जो उसका टैग है वो भी साथ में देंगे। तो इस वक्त जो कॉइन जा रहा है, मॉडल को पता चल रहा है कि जो कॉइन है उसका नाम क्या है और उसका वेट कितना है। तो दोनों चीज़ें एक साथ दी जा रही है। तो जब उसको दोनों चीज़ें एक साथ देंगे तो मॉडल सीख जाएगा और अगली बार जैसे ही वेट देंगे तो वो केवल उसका नाम बताएगा, सिंस इट हैज़ ऑलरेडी लर्न, क्योंकि वो उसके बारे में पहले से जान ही चुका है। इन द above example shown in the image, the model has learned from labeled input data and produces output to classify them as dogs and cats। तो वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डॉग और कैट का है, उसकी फ़ोटो दी है, तो पहले उसको डॉग बता के देंगे कि इतने सारे डॉग्स की फ़ोटो, जितने भी डॉग्स की फ़ोटो देंगे सब में उसको बता देंगे कि डॉग है, लेबल के साथ देंगे। और जब कैट के साथ देंगे तो कैट की फ़ोटो देंगे और कैट बता के देंगे। तो वो कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैट नेम के साथ और डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डॉग नेम के साथ एसोसिएट कर लेगा, और अगली बार जब हम केवल फ़ोटो दिखाएंगे तो उसका लेबल दे देगा। Therefore, you can see that the model learns from the training data। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल होता है वो ट्रेनिंग डाटा से सीखता है और उसी नॉलेज को अप्लाई करता है टेस्टिंग डाटा के ऊपर। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। एन अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डाटा सेट। तो ये जो डाटा सेट होता है उसमें जो डाटा पॉइंट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका कोई नाम पहले से दिया नहीं जाता है, उसको डायरेक्टली शेप्स या जो भी डाटा सेट है दे दिया जाएगा। दिस मीन्स दैट द डाटा विच इज फेड टू द मशीन इज रैंडम and there is a possibility that the person who is training the model does not have any information regarding it। और ऐसा भी हो सकता है जो ट्रेनर है, जो मॉडल को ये डाटा प्रोवाइड करेगा, उसको खुद नहीं पता है कि इसको क्या कैटेगरी करेगा, क्योंकि कुछ अलग अलग टाइप के जो शेप्स हैं या है उसको नहीं पता, या शेप्स दे रहा है या डाटा सेट दे रहा है, तो कुछ केस में उसको आइडिया नहीं हो सकता है कि इसको क्या कैटेगरी देनी है, क्या टैग देना है। तो वो वेट करता है कि एआई मॉडल इसका क्या आंसर देता है। The unsupervised learning models are used to identify relationships, patterns and trends out of the data which is fed into it। तो यहाँ पे unsupervised लर्निंग एल्गोरिथम का काम है कि वो खुद ही वो डाटा से रिलेशनशिप और पैटर्न्स फाइंड करके, ट्रेंड फाइंड करके आउटपुट में बताए। इट हेल्प्स द यूज़र इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डाटा इज़ अबाउट। तो यूज़र को पता चलता है कि जो डाटा है वो किसका डाटा है, किस तरीके का डाटा है, एंड व्हाट आर द मेजर फीचर्स आइडेंटिफाइड बाय द मशीन इन इट। और मशीन उसके अंदर कौन से मेजर फीचर ढूंढ के निकाल रहा है, कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कौन सी विशेषताएं वो पकड़ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ रैंडम डाटा ऑफ 1000 डॉग इमेजेस एंड यू विश टू अंडरस्टैंड सम पैटर्न आउट ऑफ इट। तो आपके पास 1000 डॉग्स के फोटोज हैं और आप उसमें से कोई पैटर्न जानना चाहते हैं। यू विल फीड दिस डाटा इनटू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आप इस डाटा को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में देंगे एंड वो ट्रेन द मशीन ऑन इट, और उस मशीन को ट्रेन करेंगे ताकि वो उसको इमेजेस को पहचाने और उसमें पैटर्न ढूंढे। आफ्टर ट्रेनिंग द मशीन वुड कम अप विद पैटर्न्स विच इट वाज एबल टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ इट।
और ट्रेनिंग के बाद वो उन डॉग्स की फ़ोटोज़ में कुछ पैटर्न्स ढूँढ निकाल पाएगा, जो वो उसके समझ में आएगा। द मशीन माइट कम अप विद पैटर्न्स व्हिच आर ऑलरेडी नोन टू द यूज़र। तो ऐसा हो सकता है कि वो भी कलर के आधार पे ही, जैसे कलर के आधार पे उसको कर दिया जो हम लोग पहले से ही सोच रहे थे। और ये भी हो सकता है, इट माइट इवन कम अप विद समथिंग वेरी अनयूजुअल लाइक द साइज़ ऑफ द डॉग, कि वो उसमें इमेजेस में साइज़ को ध्यान दे और साइज़ को ज़्यादा वेट दे के क्या करे कि वो साइज़ के आधार पे ही सबको क्लासिफाई कर दे। यानी कि एक ज़्यादा हेवी वाले डॉग्स एक तरफ, लाइटर वेट्स, डॉग एक तरफ, तो इस तरह से कैटेगराइज़ कर दे। टेस्ट योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द मॉडल। तो ये आपके सामने एक केस 1 है, आपको बताना है सुपरवाइज क्या अनसुपरवाइज है। केस 1, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई योर फ्रेंड इन अ पिक्चर फ्रॉम एन एल्बम ऑफ टैग्ड फोटोग्राफ। तो ग्रुप फोटोग्राफ है और ये सोशल मीडिया पे है और इसमें वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसने आपके दोस्त को पहचान लिया है, तो सुपरवाइज होगा कि अनसुपरवाइज होगा। तो इसका जवाब है इट इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग। हेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज यूजिंग टैग्ड फोटोज टू रिकॉग्नाइज द पर्सन। तो क्योंकि आपके दोस्त ने भी अपनी फ़ोटो अपलोड की होगी और वहाँ से उसको आइडिया मिल रहा है कि जो फ़ोटो है वो किसका है, तो आपके पास जब ये फ़ोटो में उसको देख रहा है तो वो पहचान पा रहा है। तो पहले उसको ट्रेंड, एक तरीके से वो ट्रेंड हो गया उस लेबल्ड फ़ोटो के साथ, तो उस चेहरे के साथ उसका नाम उसको एसोसिएट कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। तो ये हो गया सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल। Therefore, the tagged photo becomes the labels of the pictures, and we know that when the machine is learning from label data, तो जब भी मशीन लेबल डाटा से लर्न करता है, इट इज सुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट है केस 2, OTT प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन समवन्स वॉच हिस्ट्री। तो जैसे आपने कोई वीडियो देखा तो अब OTT प्लेटफॉर्म आपको और रिकमेंडेशन दे रहा है। तो जब आप वीडियो देखते हैं तब आप बताते नहीं हैं उसको कि ये जो वीडियो देख रहे हैं हम किस तरीके का वीडियो देख रहे हैं, वो खुद ही पैटर्न खुद ही डिस्कवर कर रहा है, खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है। इट इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग। दिस इज व्हाट OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, पैंडोरा एंड स्पॉटिफाई डू ऑल द टाइम। दे कलेक्ट द सॉन्ग्स मूवीज दैट यू लाइक ऑलरेडी। तो वो ये चेक करता है कि आपने कौन से सॉन्ग और मूवीज आपने लाइक किए हुए हैं। इवेल्युएट द फीचर्स बेस्ड ऑन योर लाइक्स डिसलाइक्स। तो वो उस मूवी के फीचर्स को ये इवेल्युएट करता है एंड देन रिकमेंड न्यू मूवीज सॉन्ग बेस्ड ऑन सिमिलर फीचर्स। तो वैसे उसी तरीके के मूवीज को वो आपको रिकमेंड करना शुरू करता है। केस 3, एनालाइज बैंक डाटा फॉर सस्पिशियस लुकिंग ट्रांजेक्शन्स एंड फ्लैग द फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स। केस 3 है कि बैंक डाटा को ये एनालाइज करेगा और उसमें से वो सस्पिशियस यानी कि किस पे उसको शक हो रहा है इस तरीके के ट्रांजेक्शन को देखेगा और फ्लैग करेगा। फ्लैग मतलब है कि उसको तुरंत लाल झंडा दिखाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो सकता है। नोट दैट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स आर नॉट डिफाइंड इन दिस केस। तो उसको पहले से बताया नहीं गया कि ये ट्रांजेक्शन जो है, इस तरीके के ट्रांजेक्शन जो होंगे वो सस्पिशियस होंगे। तो वो कैसे उसको पता चलेगा? उसको ये पता है कि नॉर्मल टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे हैं और एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन उसको गेस करना होगा कि जो नॉर्मल से कुछ अलग हो रहा है दैट इज एबनॉर्मल। सो दिस इज द केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इन दिस केस द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आर नॉट डिफाइंड। तो उसको कहीं पे भी उसको ये नहीं पता चल रहा है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कोई बता के नहीं करेगा कि ये सस्पिशियस है। Hence, there are no labels of fraud and not fraud. तो उसको कोई fraud और not fraud का कोई label करके transaction नहीं मिल रहा है। The model tries to identify the outliers while looking at anomalous transactions and flag them as fraud. तो मॉडल ये ट्राई करता है कि जो भी पैटर्न में हो रहा है, तो आउटलायर्स होता है हमेशा कोई पैटर्न से बहुत दूर अगर कोई चीज़ दिखाई पड़े, कोई डाटा पॉइंट है जो पैटर्न के बाहर जा रहा है, दैट इज़ आउटलायर। उसका मतलब ये होगा कि मान लेते हैं कि कोई अकाउंट होल्डर है जो हमेशा वो जो ट्रांजैक्शन करता है वो एक पर्टिकुलर एरिया से करता है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ कि जो वहाँ से बहुत दूर है, 500 किलोमीटर दूर से हुआ, तो एक तरीके से वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ। या कोई ट्रांजैक्शन जो अकाउंट होल्डर है वो ट्रांजैक्शन हमेशा दिन के टाइम में करता है और यहाँ पे रात के 2 बजे का ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये भी जो डाटा है ये बाकी सब डाटा से दूर चला गया। तो दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स। और ये एनोमैलस ट्रांजैक्शन हुआ। एनोमैलस मतलब जिस पे शक आएगा, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन से अलग है, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ और इसको ये फ्रॉड करार देगा। नेक्स्ट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। This learning approach enables the computer to make a series of decisions that maximize the reward metric for the task without human intervention and without being explicitly programmed to achieve the task. तो इस केस में ना कोई पहले से प्रोग्राम उसको दिया जाता है कि इसी प्रोग्राम के आधार पे तुम्हें काम करना है, और ना ही ह्यूमन इंटरवेंशन होता है कि ना कि कोई बीच में कोई ट्रेनर आएगा बार बार उसको बताने के लिए कि तुम्हें ये काम करना है और तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो।
तो दोनों चीज़ नहीं होती है, प्री प्रोग्राम भी नहीं होता, रूल बेस्ड तो है ही नहीं। ये एआई बेस्ड है, यानी कि लर्निंग बेस्ड है, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग enables द कंप्यूटर टू मेक अ सीरीज ऑफ डिसीजंस। तो ये कई डिसीजन लेता है, और इसके डिसीजन पे क्या उसको मिलता है, रिवार्ड मिलता है, और जितना उसको रिवार्ड मिलता रहेगा वो उतना सीखता रहेगा। दैट मैक्सिमाइज अ रिवार्ड मेट्रिक फॉर द टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो रिवार्ड मेट्रिक मतलब है कि रिवार्ड जैसे टास्क, तो उसके पैरामीटर्स मिलते हैं, तो उस रिवार्ड मेट्रिक के आधार पे ये सीखता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे एआई मॉडल, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, वो इंटरेक्ट करके अपने आप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके विदाउट ह्यूमन बीइंग, तो ये एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मल रियल वर्ल्ड भी हो सकता है, ये डिजिटल वर्ल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंटरेक्ट करके खुद ही ये सीख रहा है, और उसको कोई ट्रेनर सिखाने वाला नहीं है। Reinforcement learning is a type of learning in which a machine learns to perform a task through a repeated trial and error method। तो इस केस में वो कोई काम करेगा, उससे गलतियाँ होगी तो गलतियों से सीखेगा, और अगर गलतियाँ नहीं हो रही उस जगह पे उसको रिवार्ड मिल रहा है, तो वो उस काम को कंटिन्यूस उसी तरीके से करता रहेगा। लेट्स से यू प्रोवाइड एन इमेज ऑफ एन एप्पल टू द मशीन एंड आस्क द मशीन टू प्रेडिक्ट इट। तो आपने एक एप्पल की फ़ोटो दी और उसको कहा कि इसको बताओ ये क्या है, तो उसने बताया चेरी। द मशीन फर्स्ट प्रेडिक्टेड इट एज चेरी, और उसको सिस्टम को, जो एआई मॉडल बोल रहा है, उसको ये नेगेटिव फीडबैक मिला। ये नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, ये कोई कंप्यूटर के थ्रू ये इंटरेक्ट कर रहा है तो कंप्यूटर से उसको नेगेटिव फीडबैक मिला, या जो भी एनवायरनमेंट जिसके थ्रू भी इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है यहाँ पे। नाउ द मशीन लर्न्स दैट इट इज़ नॉट अ चेरी, तो उसको समझ में आया कि ये चेरी नहीं है। देन अगेन यू आस्क द मशीन टू प्रेडिक्ट द फ्रूट बाय गिविंग एन इमेज ऑफ एन एप्पल एज इनपुट। नाउ इट नोज इट इज़ नॉट अ चेरी। तो अब दोबारा आपने एप्पल दिया, अब उसको पता है कि ये चेरी नहीं है, तो चेरी को छोड़ के उसने कुछ और उसको जो क्लोजेस्ट लगा, तो जब वो एप्पल बोल रहा है तो उसको लाइक मिला, और जब लाइक मिला उसको, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली दैट इमेज इज ऑफ एप्पल, तो उसको समझ में आएगा कि वो एप्पल की इमेज है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेटर एग्जांपल आप ले सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट, जो ह्यूमन की तरीके से काम करता है, और ये एनवायरनमेंट में काम करते हुए सीखता है। जब भी गलती करता है तो इसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, और जब भी ये इस काम को सही से करेगा तो पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। जैसे अगर ये चल रहा हो, तो चलते हुए अगर ये गिर जाता है तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, तो उसको फिर ध्यान में रहेगा कि अगली बार उसको वो गलती नहीं करनी है, और पर्टिकुलर सरफेस पे जाके उसको अपना बैलेंस मेंटेन करना है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये रोबोट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से ट्रायल एंड एरर करते हुए सीख रहा है। देन इन दैट केस इट विल बी नोन एज एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, तो ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है और सुपरवाइज लर्निंग है, सब अलग अलग कैसे है। फॉर सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग यू नीड टू हैव प्रेटी गुड आइडिया ऑफ द डाटा यू हैव, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में हमें डाटा के बारे में कुछ तो पता होता है। सुपरवाइज लर्निंग में सब कुछ पता होता है, और अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसको खुद ही डाटा प्रोवाइड करते हैं। However, you will frequently encounter situation where you have to deal with large complex problem spaces। लेकिन कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें कुछ भी आइडिया ना हो कि किस तरीके का डाटा होगा। जैसे कि दूसरे, जब हम स्पेस में भेजते हैं या दूसरे प्लेनेट पे रोबोट्स को भेजते हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होगा, या वो किस तरीके से ये रोबोट वहाँ पे जाके फेस करेगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ से सिखाई जाती है, बाकी चीज़ें वहाँ पे वो ट्रायल एंड एरर के द्वारा और अपने आप को बेटर करता है। So, however, you will frequently encounter situation where you have to deal with large complex problem spaces। तो और हमें पहले से आइडिया नहीं लगेगा कि हम उसको कैसे ट्रेनिंग दें। You may need to respond to unforeseen environments। तो हमें जो चीज़ हमने देखा नहीं ऐसे environment, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। And you don't have sufficient data on those specific scenarios। और जब हमारे पास उसको ट्रेन करने के लिए उस तरीके का डाटा अवेलेबल नहीं होता है, तब हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज नहीं कर पाते हैं। द एनवायरनमेंट में चेंज, तो जब हमें ये लगता है कि आगे चल के एनवायरनमेंट चेंज होएगा, यानी कि जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है वो चीज़ चेंज होएगी, तो वहाँ पे भी रेनफोर्समेंट लर्निंग लाना पड़ता है। हेंस योर सिस्टम नीड्स टू बी अडेप्टिव। तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो अलग एनवायरनमेंट में भी वो अपने आप को बैलेंस कर ले। रेनफोर्समेंट लर्निंग विल बी इम्पॉर्टेंट because it does not require a lot of pre-existing knowledge or data to provide useful solution। तो reinforcement learning इस केस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही पहले से डाटा की ज़रूरत होती है। उसके प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो खुद काम करके और खुद ही
वर्क करके वो सीखता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, पार्किंग, जैसे ऑटोनोमस कार है, वो खुद अपने आप को पार्क करेगा उसको जहाँ पे खड़ा होना है, और अगर वो ठीक से पार्क नहीं कर पा रहा है तो फिर वो गलती करता है, तो फिर उसको पेनल्टी मिलती है, और जिससे वो आइडिया लगाता है कि हमने ये गलती की है। या डीप माइंड एआई लर्न हाउ टू वॉक, तो अगर जब रोबोट जैसे ह्यूमनॉइड वॉकिंग होती है उस केस में भी रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ होता है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। थैंक यू।